क्या आप यूरोप में सेटल होने के सपने देख रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि सेटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहाँ सेटल होने की कॉस्ट कितनी है, क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या फ़ायदे होते हैं यूरोप में सेटल होने के, नुकसान क्या है अगर कुछ हैं तो, टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी है यूरोप में सेटल होने के लिए, और अगर सेटल होने का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या क्या तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है, और सबसे ज़रूरी एक बार सेटल हो गए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपके सिटीजनशिप का प्रोसेस स्मूथ हो। तो सबसे पहले ऑब्वियस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, क्या फ़ायदे हैं यूरोप सेटल होने के लिए। ये वाले फ़ायदे शायद आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा फ़ायदा यूरोप में सेटल होने का इस रिलेटेड टू योर करियर, योर इनकम। अगर वहाँ आप सेटल होते हो तो एक बात की गारंटी है कि यू विल गेट पेड मोर ऑफ वॉट यू डू। इन यूरोप पीपल हैव हाई सैलरी पैकेजेस। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो 8 से 10 गुना सैलरी का डिफरेंस है। इंडिया में जितना आपका सैलरी मिलता है वहाँ आपका 10 टाइम्स मिलता है। सेकेंड है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। वहाँ पे वर्किंग आवर्स होते हैं वीकली 35 to 40 आवर्स, सैटरडे संडे कम्प्लीटली ऑफ। वहाँ के लेबर लॉज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको जॉब सिक्योरिटी होती है, बिना रीज़न के वो किसी को निकाल नहीं सकते। इंडिया में कैसे होता है, 1000 एम्प्लॉयज़ को एक साथ निकाल दिया, कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है बोल के या कुछ भी कारण से। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एंड इफ़ यू आर सेटल इन एनी वन कंट्री ऑफ यूरोप तो पूरा EU जोन इज़ ओपन टू यू, तो आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। अगर आपकी कंपनी आपको अच्छा पैकेज ऑफर नहीं कर रही, अच्छा इंक्रीमेंट नहीं दे रही, देन इट्स वेरी इजी टू स्विच बिटवीन कंपनीज एंड कंट्रीज। आप दूसरी कंट्री की दूसरी कंपनी में काम ढूंढ सकते हो, विच इज़ गुड फॉर यू। और वहीं टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेनी यूरोपियन कंपनीज आर फार अहेड फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कुछ कंपनीज हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, इनका प्रेजेंस इंडिया में भी है और दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी है। एंड इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ दिस नेम्स आर वेरी फेमिलियर टू अस, एंड ऑल दिस कंपनीज बिलोंग्स टू यूरोपियन कंट्रीज। सेकेंड सबसे बड़ा फ़ायदा वहाँ पे सेटल होने का है क्वालिटी ऑफ लाइफ। वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की जो सर्विसेज है वो ओपन टू पीपल। तो अगर आप यूरोप के रेसिडेंट्स बनते हैं तो ऑब्वियसली ऑल दिस सर्विसेज आर ऑल्सो फॉर यू। इनमें से कुछ सर्विसेज के बारे में बात करें तो वो है आपकी सोशल सिक्योरिटी। अगर आपका जॉब चले जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, तो गवर्नमेंट हेल्प यू ड्यूरिंग दोज पीरियड। आप 6 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हो तो गवर्नमेंट विल पे यू मंथली सैलरी। सेफ्टी इशू अगर आप कंपेयर करो यूरोप में भी है क्राइम्स, लेकिन कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज है वहाँ पे, तो इसलिए क्राइम रेट इज़ वेरी लो देयर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, द नेटवर्क ऑफ रोड्स, ट्रेन्स, ऑल दिस थिंग्स इज़ वेरी एक्सेप्शनली गुड देयर। और वो जब आप वहाँ जाके देखोगे तब पता पड़ता है, अदरवाइज एनीबडी के से कि हाँ इंडिया के रोड्स भी अब यूरोप अमेरिका की तरह है, ऐसा लेकिन है नहीं, बहुत डिफरेंस है अभी भी। एजुकेशन की बात करें तो मेनी ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर देयर इन यूरोप, और वहाँ की फीस इज़ वेरी लेस इफ़ यू आर रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। और वैसे ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, आपको मेडिकल फैसिलिटी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। तीसरा बड़ा बेनिफिट होता है यूरोप में सेटल होने का कि लेस से आपने 5-6 साल निकाल लिए वहाँ पे, यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप आपको मिल गई। प्रोसेस में टाइम लगता है लेकिन मिल गई, तो उसके बाद यू हैव अ EU पासपोर्ट विच अलाउज यू एक्सेस टू 180 प्लस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। जो यूरोप की कंट्रीज़ है वो तो आपको मिलते ही है, शेंगन कंट्रीज़ 29, वहाँ तो आप इजीली ट्रैवल कर ही सकते हो, वो तो आपकी रेजिडेंस से भी हो जाता है। बट व्हेन यू गेट द EU पासपोर्ट देन 180 प्लस कंट्रीज, अराउंड 200 कंट्रीज है दुनिया में, नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उसमें से 180 कंट्रीज़ में यू कैन ट्रैवल फ्रीली। और रेसिडेंसी और सिटीजनशिप से आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, यू कैन इनवाइट योर स्पाउस ऑल्सो, किड्स ऑल्सो देयर इन यूरोप। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ यूरोप में ड्यूल सिटीजनशिप भी अलाउ करती है। सो इफ़ यू होल्ड अ पासपोर्ट इन योर कंट्री यू कैन ऑल्सो होल्ड 2 पासपोर्ट्स, वन ऑफ EU, वन ऑफ यूरोपियन कंट्री एंड वन ऑफ योर होम कंट्री। तो इससे पहले कि आप फाइनल कर लो यूरोप में सेटल होने का और सपने डीप देखना चालू कर दो, थोड़े बहुत नुकसान भी हैं जो ओवरलुक करते हैं लोग कि नहीं यार क्या नुकसान होगा, सब हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये सारे नुकसान भी, ये सारे पॉइंट्स भी माइंड में रखना चाहिए व्हेन यू अराइव एट अ डिसीजन कि वहाँ पे सेटल होना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ा नुकसान है यूरोप की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। वहाँ रहना बहुत अच्छा है लेकिन इट्स वेरी कॉस्टली, आप कितना भी करो आपको वो कॉस्ट बेयर करना ही पड़ता है। कॉस्ट में सबसे पहले सबसे हाई कॉस्ट आती है वहाँ की हाउसिंग को लेके। अगर आप कुछ रेंट पे ले रहे हो वहाँ पे, देन यू विल सी कि आपकी जो रेंट है वो आपकी सैलरी का 30 to 40% कॉस्ट सिर्फ रेंट में ही चले जाता है।
फिर टैक्सेस आर ऑल्सो वेरी हाई इन यूरोप। 30% से स्टार्ट होके 50% तक भी जाते हैं स्लैब्स वहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स योर इनकम इज़। लेकिन टैक्सेस आर हाई। वो अलग बात है कि टैक्सेस का बेनिफिट आपको मिलता है मेडिकल केयर, एजुकेशन, इन सब में, लेकिन आपके सैलरी का काफ़ी बड़ा पार्ट टैक्सेस में भी जाने वाला है। सो बी माइंडफुल ऑफ दिस ऑल्सो। इसके बाद आपके डेली एक्सपेंसेस, वो भी इंडिया से कंपेयर करोगे तो वो भी डबल ट्रिपल होने वाले हैं। ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब के जब बिल आते हैं देन यू रियलाइज कि इट्स क्वाइट कॉस्टली। और यहीं पे जब आप सेटल होते हो तो इनिशियल सेटअप कॉस्ट भी आपकी हाई होती है। व्हेन यू गो देयर यू हैव टू पे सर्टेन डिपॉजिट, कुछ रेंट पे लेते हो उसके लिए। यू विल बाय फर्नीचर फॉर योर हाउस, डॉक्यूमेंटेशन, और आगे चल के वो मैं अगले पॉइंट पे बताऊंगा इसी की कॉस्ट ऑफ सेटलिंग कितनी होती है। बट ये सब मिला के द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूरोप इज़ क्वाइट हाई। सेकेंड ड्रॉबैक होता है यूरोप में सेटल होने का, विच इज़ वहाँ का सोशल एंड कल्चर डिफरेंस, जो इंडिया से या बाकी कंट्री से काफ़ी अलग होता है। लैंग्वेज आपको सीखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर यूरोप की, अधिकतर यूरोप की प्लेसेस, कंट्रीज अलग अलग लैंग्वेज बोलती है। सेंट्रल यूरोप में कुछ और बोलेंगे, जर्मन चलती है, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी इस साइड, और फ्रेंच बोलते हैं जब फ्रांस में, स्पेन में स्पेनिश बोलेंगे। ईस्टर्न चले जाओ तो वहाँ कुछ और लैंग्वेज है। ऐसे करके जहाँ पे रह रहे हो वहाँ की लैंग्वेज यू हैव टू लर्न। वेदर की बात करें तो वेदर इज़ क्वाइट अनप्रडिक्टेबल वहाँ पे। विंटर्स इज़ वेरी हार्श, अब बारिश बहुत होती है, तो इन सब का भी यू हैव टू, इट विल टेक टाइम टू यूज़ टू दिस ऑल, वेदर ऑल्सो एंड लैंग्वेज ऑल्सो। स्टार्टिंग में आपको सोशल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। फिर आप वहाँ ढूंढते हो इंडियन कम्युनिटी को, हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं बाकी इंडियंस, वो सब इश्यूज़ भी आते हैं। अगर एज अ बैचलर जा रहे हो तो फूड का इशू होता है, आपको इंडिया जैसा फूड नहीं मिलेगा, इंडिया के मसाले नहीं मिलेंगे, इंडिया के कुक नहीं मिलेंगे, मेड नहीं मिलती, सब काम भी आपको करना पड़ता है घर का। सो वीकेंड्स आर ऑलमोस्ट गॉन इन ऑल दोज थिंग्स, ग्रॉसरी लाने में, घर की साफ़ सफाई में, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो सब सैटरडे संडे उसमें निकल जाता है। एंड इफ़ यू आर नॉट शिफ्टिंग विद योर फैमिली, फैमिली इज़ बैक इन योर होम कंट्री, तो सारे फेस्टिवल्स में यू विल मिस योर कंट्री, होम सिकनेस होती है, अपनापन नहीं लगता काफ़ी टाइम तक। ऐसी नई जगह जाते हैं, जैसे इंडिया से इफ़ यू मूव टू अ न्यू सिटी कैसा नयापन लगता है, तो ये तो यूरोप है, दूसरा कॉन्टिनेंट है। तीसरा ड्रॉबैक आपके प्रोफेशनल करियर को लेके होता है। आपकी कई बार होता है कि आपने जो इंडिया में पढ़ाई करी है वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ नहीं होती इतना, तो आपने जितनी पढ़ाई करी है उसकी वैल्यू वहाँ पे कम हो जाती है जैसे आप जाते हो। इंडिया का एक्सपीरियंस अगर किसी एक फील्ड में है लेकिन आपको जॉब किसी नई फील्ड में मिल रही है तो यू विल बी जॉइनिंग एज अ फ्रेशर। यूरोप का वर्क कल्चर इज़ डिफरेंट। वंस यू शिफ्ट देयर यू विल फाइंड कि वहाँ का वर्क कल्चर इंडिया के वर्क कल्चर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप वर्क वीज़ा पे वहाँ पे जा रहे हो यूरोप में, देन यू विल फाइंड आउट कि आप यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन योर जॉब। अगर जॉब गई तो वीज़ा गया, वैसा भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए यू आर वेरी स्टिक टू योर जॉब। वो आपका एम्प्लॉयर आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं इस केस में। कंपटीशन बहुत होता है, आप यूरोप में जाते हैं देन दे माइट प्रेफर लोकल गाय ओवर यू, यू आर एन आउटसाइडर फॉर देम काफ़ी ईयर्स तक अनलेस यू प्रूव योर सेल्फ, तो इसलिए कंपटीशन इज़ ऑल्सो हाई फॉर यू। तो कुल मिला के 3-4 साल तो आपको सेटल होने में लगेंगे ही सही। इफ़ यू आर वर्किंग देयर, इफ़ यू आर एम्प्लॉयड देयर या कुछ भी, इट विल टेक टाइम टू वहाँ के कल्चर में मिक्स होने में, आपके कंपनी में यूज टू होने में, वर्क कल्चर में मिक्स होने में टाइम लगेगा। तो अब बात करते हैं टॉप 5 यूरोपियन कंट्रीज़ की जहाँ लोग प्रेफर करते हैं सेटल होने का। आपने भी इन 5 कंट्रीज़ के बारे में सुना होगा आई एम श्योर, और इन कंट्रीज़ के भी क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं सेटल होने के लिए वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आती है सबकी फेवरेट जर्मनी। जर्मनी में सेटल होने के बहुत फ़ायदे हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी है। सबसे बड़ा फ़ायदा है वहाँ की इकोनॉमी। जर्मन इकोनॉमी इज़ टॉप इन यूरोप, दुनिया की 3rd 4th इकोनॉमी भी जर्मनी की है, तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अ लॉट। दुनिया की जो बेस्ट कार्स है वो वहाँ मिलेंगी। जर्मन कंपनीज, अभी मैं लास्ट मंथ जब जर्मनी गया था देन आई सॉ कि यार कितनी सारी दुनिया की कंपनीज जर्मनी में से स्टार्ट हुई है। तो टू नेम फ्यू ऑफ द टॉप जर्मन कंपनीज, हियर इज़ द लिस्ट। लेकिन जर्मनी में शिफ्ट होने के, सेटल होने के कुछ नुकसान भी। एक तो वही जो मैंने बताया कि लैंग्वेज बैरियर है। जर्मन बोलना, सीखना, पढ़ना इज़ वेरी टफ। इट टेक्स ईयर्स, टाइम लगता है उसको पढ़ने में, समझने में वहाँ की लैंग्वेज। सेकेंड है वहाँ का प्रोसेस। पीआर मिलने के बाद वहाँ का सिटीजनशिप प्रोसेस इज़ नॉट ईजी। नंबर 2 कंट्री सेटल होने के लिए यूरोप में है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स इज़ अ इंग्लिश फ्रेंडली कंट्री।
अधिकतर सबको इंग्लिश वहाँ पे आती है, इट्स वेरी वेल स्पोकन, दैट इज़ वन थिंग। वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। नीदरलैंड का दे प्रायोरिटाइज लाइफ ओवर वर्क, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं कि लोग 50-60 घंटे काम कराएंगे वीक में, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन नीदरलैंड्स। तो दिस आर द एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा नुकसान नीदरलैंड्स का ये है कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ टू हाई। नीदरलैंड इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री, तो वहाँ की जो मेजर सिटीज़ है, आप वहाँ रहोगे, आपका काम वहाँ पे होगा, देन यू विल फाइंड आउट कि वहाँ पे हाउसिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कम्यूटेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी सारी चीज़ें इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आपकी सैलरी का मेजर चंक इज गोज़ इन द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग देयर। नंबर 3 पे आती है कंट्री जहाँ पे आप सेटल होने का सोच सकते हो, वो है आयरलैंड। आयरलैंड इज़ क्वाइट फेमस अमंग इंडियंस। आजकल यूके से ज़्यादा आयरलैंड में पिछले 5 साल से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यूज़ में कि लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इसको लेके कि काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ आ गए हैं। तो क्यों आए हैं वो? एक तो वही इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है आयरलैंड भी, टैग को लेके काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ये फ़ायदे हैं। एक नुकसान ये है कि टैग के अलावा अगर बहुत सारी कंपनीज नहीं है, सो इफ़ यू वांट टू स्विच जॉब तो इट वॉन्ट बी ईजी फॉर यू। नंबर 4 कंट्री सेटल होने के लिए है अपनी आइकिया वाली कंट्री, स्वीडन। स्वीडन भी मैं गया था जब नॉर्वे से आते हुए, देन आई रियलाइज़ कि कितनी सारी कंट्रीज है स्वीडन में विच आर वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड फेमस। टू नेम अ फ्यू, हियर इज़ द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विच आर फेमस इन स्वीडन। और भी कंपनीज हैं काफ़ी सारी, लेकिन ये तो वो कंपनीज है जो अपन आए दिन सुनते रहते हैं। तो स्वीडन इज़ वन कंट्री वेर यू कैन ऑल्सो स्विच, थिंक अबाउट सेटलिंग देयर। बट थोड़े बहुत नुकसान ही वहाँ पे। सबसे बड़ा नुकसान वहाँ का वेदर इज़ वेरी हार्श। काफ़ी नॉर्थ में है स्वीडन, तो वहाँ की ठंड ही 5-6 महीने तो वहाँ विंटर्स रहते हैं, समर्स आर शॉर्ट देयर। तो इसलिए एक वेदर इज़ द प्रॉब्लम। सेकेंड इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। नॉर्डिक कंट्री है, पूरे नॉर्डिक कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ डबल एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। लेकिन अगर जर्मनी के बाद कोई कंट्री जहाँ पे मेजर कंपनीज है यूरोप में, तो वो स्वीडन ही है। नंबर 5 पे जो कंट्री वो इंडियंस की फेवरेट है, पोर्चुगल। पोर्चुगल में आप सेटल होने का सोच सकते हैं क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लेस, लैंग्वेज इंग्लिश चलती है वहाँ पे, वेदर इज़ गुड, तो इसलिए काफ़ी लोग सोचते हैं इट्स। और काफ़ी सिटीजनशिप दी भी है पोर्चुगल ने। गोल्डन वीज़ा के बारे में बात करी थी पिछले वीडियो में अपन ने कि कैसे पोर्चुगल किन किन बेसिस पे गोल्डन वीज़ा देता है, बट सिटीजनशिप लेना भी इज़ नॉट टफ फॉर पोर्चुगल। नुकसान बस ये है कि सैलरी, अगर वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो सैलरी भी कम है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो बेसिकली सेटल होने से पहले ये 5 क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए। अगर इसका आंसर आपको येस मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ सेटलिंग। अगर नो मिलता है या यू आर अनश्योर तो फिर थिंक अगेन। सो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपके पास 6 से 10 महीने का वहाँ पे रहने का एक्सपेंस है आपके पास, यू हैव द फंड्स, कि अगर वहाँ पहुँचे आप 6 से 10 महीने का आपके पास फंड्स अवेलेबल है। क्योंकि आप जाते ही तो आप कमाना स्टार्ट नहीं होएगा, इट विल टेक टाइम, खर्चे ज़्यादा होंगे, तो आपकी सैलरी का 6 से 10 टाइम्स आपके पास होना चाहिए बेसिकली। ऐसा नहीं हो कि आपको लोन लेना पड़े या आपको वापस आना पड़ जाए, हो सकता है आपके खर्चे इतने हो रहे हो। सो जाते ही आपकी इनकम होना स्टार्ट शायद नहीं भी हो। सो व्हेन यू गो देयर यू शुड हैव 6 मंथ्स 10 मंथ्स का आपके पास फंड्स अवेलेबल टू यू। सेकंड, आपको सोचना है कि क्या आप जिस करियर में आप ग्रोथ देख रहे हो, क्या वो यूरोपियन कंपनी उस कंट्री की उस वाले करियर में उनमें डिमांड है या नहीं है। लेट्स से यू आर अ मेडिकल डॉक्टर, इंडिया में 10 साल आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इफ़ यू गो देयर तो इंडियन डिग्री क्या वहाँ पे चलेगी, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन योर करियर। आपको आपकी इंडियन इंजीनियरिंग डिग्री वहाँ पे कैसे हेल्पफुल होगी आपके लिए, ग्रोथ कितनी होएगी, तो वो सब यू हैव टू थिंक कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना तो नहीं पड़ेगा वहाँ पहुँच के। सो पहले से ही आप डिसाइड करके रखो। वहीं आपको फैमिली सिचुएशन भी सोचना पड़ता है कि इफ़ यू आर मैरिड देन इट विल बी लिटिल टफ फॉर यू टू सेटल देयर। वाइफ अगर इंडिया में जॉब है तो उनको फिर कैसे जॉब मिलेगा सेम फील्ड में, सेम कंट्री में। इफ़ यू आर अ बैचलर तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो गए, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड सून तो फिर आपका क्या सिनेरियो होगा। तो डिपेंडिंग आपके पेरेंट्स का वेयर दे आर ओके विद यू सेटलिंग देयर, बिकॉज वंस यू गो देयर इट वॉन्ट बी ईजी टू कम बैक, मे बी वंस अ ईयर यू विल कम बैक। सो ये वाला फैक्टर भी इट्स इम्पॉर्टेंट। फोर्थ पे आता है आपका एज फैक्टर। इफ़ यू आर एज तो आपको सेटल होना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा करियर वाइज भी, और
अगर आप यंग है तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सेटल देयर, टू start growing in your career. Let's say you have finished your college, you have done your masters, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में, you are 26-28, this is the right age to shift to Europe. आप वहाँ पे करो, 5 साल काम करो, इट विल बी अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर यू. लेकिन वहीं अगर आप 45-50 के हो चुके हो तो बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए भी. बिजनेस तो फिर इफ़ यू हैव सम बिजनेस इन माइंड यू कैन स्टार्ट दैट देयर. लास्ट पॉइंट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इस कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो. ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पे चले गए लेकिन आपको लाइफ वहाँ जीने में मज़ा नहीं आ रहा. मैंने बताया वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या ड्रॉबैक्स हैं वहाँ रहने के. तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे अपनी लाइफ वेस्ट करो. सो यू शुड हैव अ थिंक कि अगर मेरा मंथली इतना सेव हो रहा है तभी मैं वहाँ रुकूँगा, अदरवाइज नॉट वर्थ इंडिया से बाहर रहने में, अपनी फैमिली से दूर रहने में. यू विल कम बैक. तो ऐसा डिसाइड करके जाओ कि 1 साल में अगर मैं वहाँ पे इतना सेटल हो पाया देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल कम बैक. सो यू शुड हैव अ मॉनेटरी टारगेट कि अगर कुछ ऐसा होता है, इतना इनकम मेरी होती है तभी आई विल स्टे, अदरवाइज आई विल कम बैक. तो इससे पहले बात करें कि शिफ्ट होने से पहले आपको क्या क्या अपने आप को रेडी करना चाहिए. लेट्स टॉक की शिफ्ट होने के क्या क्या ऑप्शंस है. लेट्स से यू वांट टू शिफ्ट इन सेटल इन यूरोप, तो क्या क्या ऑप्शंस है. सबसे पहला तो जैसे अपन ने डिस्कस किया, यू कैन हैव अ वर्क वीज़ा. इंडियन कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे, दे हैव अ ब्रांच देयर इन यूरोप, दे आर सेंडिंग यू. और बहुत सारे आईटी फील्ड वालों के साथ हुआ है कि इंडियन कंपनी ने उनको भेज दिया यूरोप में, जाओ 2 साल 3 साल वहाँ रहो, कमाओ. तो डैट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. वर्क वीज़ा लेके चले जाओ. गोल्डन वीज़ा का ऑप्शन देखा था अपन ने लास्ट वीडियो में कि इफ़ यू हैव फंड्स यू कैन बाय अ गोल्डन वीज़ा ऑफ यूरोप. फिर वहाँ पे आप काम करो, घूमो फिरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो गोल्डन वीज़ा इज़ अनदर ऑप्शन. स्टडी वीज़ा इज़ अ थर्ड ऑप्शन कि आप वहाँ का स्टडी वीज़ा लेके वहाँ पे पहले पढ़ाई करो, कोर्स करो वहाँ का, एंड देन इफ़ यू फाइंड अ सुटेबल जॉब यू कैन कंटिन्यू स्टेइंग देयर. फोर्थ वन इज़ डिजिटल नॉमैड वीज़ा. इस वीज़ा के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे. वो वीडियो भी लाइंड अप है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर वर्किंग रिमोटली. इफ़ यू कैन वर्क रिमोटली, आपका वर्क कुछ ऐसा है कि जो आपको एक प्लेस से नहीं कहीं से भी काम कर सकते हो दुनिया में. सो देयर आर ऑप्शंस इन यूरोप जहाँ से आप डिजिटल नॉमैड वीज़ा लेके आप वहाँ काम कर सकते हो. तो अब बात करते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया सेटल होना है, तो कैसे पहले 1-2 साल पहले से तैयारी करो जिसके लिए आपको इजी हो जाए थोड़ा सेटल होना. तो सबसे पहले अपने स्किल डेवलप करना चालू कर दो कि अच्छा मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, ये मेरे लिए नया रहेगा. लेट्स लर्न. लेट्स से आप आईटी में हो, एआई इज़ अ न्यू थिंग फॉर एवरीबडी. सो 6 महीने का कोर्स करके जाओ आप एआई में. सो व्हेन यू रीच देयर यू हैव सम एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट योर वर्क जो आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है. सो डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड ऑफ जॉब आप थोड़ा प्रिपेयर होके जाओ, कोर्सेज ले लो ऑनलाइन ऑफलाइन, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके जाओ. डैट विल हेल्प यू ग्रो इन योर करियर. सेकंड, थोड़ा लैंग्वेज वहाँ की सीख के जाओ, बेसिक लैंग्वेज. अगर आप स्पेन जा रहे हो, जर्मन जा रहे हो, कोई सी भी कंट्री जा रहे हो, लैंग्वेज तो अलग रहने वाली है यूरोप में मोस्टली. तो अगर ऐसा है तो लर्न बेसिक लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री. डैट विल हेल्प यू फॉर श्योर. वहाँ के साइन लैंग्वेज, वेदर यू कैन रीड इट, और जो बेसिक है हाउ टू ग्रीट पीपल एंड ऑल, वो सब आपको आना चाहिए व्हेन यू रीच देयर. वो तो होएगा इसी कि एक बार पहुंच गए फिर यू विल स्टार्ट लर्निंग एंड ऑल, बट इंडिया में ही थोड़ा सा लर्न करके जाओ, लैंग्वेज बेटर रहेगा. फाइनेंशियल प्लानिंग करके जाओ थर्ड नंबर पे कि अगर इतना फंड्स लगने वाला है तो हाउ विल यू अरेंज द फंड्स अरेंज करना चालू कर दो, पहले से ही सेव करना चालू कर दो. व्हेन यू विल गो देयर थोड़े से इनिशियल खर्चे एकदम से आपके बढ़ेंगे, इसलिए इट्स बेस्ट इफ़ यू हैव फंड्स विद यू व्हेन यू गो देयर. अपना लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो, नेटवर्किंग पहले से बनाना चालू कर लो. जिस लिंक्डइन के अलावा भी और भी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप यू कैन रीच टू पीपल देयर. It's always a good idea to know some people in that country before you go there. और इंडिया में तो कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाता है आजकल. यूरोप में जाओ तो who have been settled there, so it's not tough but efforts लगते हैं to make a strong network with people who are already there. और let's say आप वहाँ पहुँचते हैं you know 5-10 people who live in that country for many years, तो it will be very helpful for you. अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं. लेट्स से आप वहाँ पे सेटल हो गए हैं तो आप कैसे एडजस्ट करें खुद को ताकि आपका जो सेटल होने के बाद का प्रोसेस है स्मूथ हो, सिटीजनशिप थोड़ा स्मूथली मिले, और बेसिकली आप वहाँ पे अगले जो 4-5 साल बिताने वाले हो एटलीस्ट यूरोप में वो थोड़ा स्मूथ जाए.
तो सबसे पहले तो वहाँ पहुँच के थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। ऐसा ड्रीम कंट्री होती है, आपके सपने की दुनिया रहती है यूरोप पहुँचना, लेकिन वहाँ पहुँच के धीरे धीरे आप सेटल हो गए। सो यू शुड हैव अ पेशेंस कि हाँ 1-2 साल जस्ट रिलैक्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क एंड थोड़ा एक्सपेंस अपने लिमिट में रखो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर ही आपने डिसाइड कर लिया 15-20 कंट्री घूमने का यूरोप में। इवन दो यू आर इन यूरोप, लेकिन फिर भी वहाँ की कंट्रीज़ घूमना इज़ नॉट चीप। अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो आपको वहाँ का ट्रैवल का कॉस्ट लगता है, वहाँ रहने का कॉस्ट लगता है एज अ टूरिस्ट, तो वो सब खर्चे आपके बहुत होते हैं। तो एक कंट्री 3-4 4-5 महीने में घूमना ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए। धीरे धीरे घूमो, थिंक लॉन्ग टर्म कि मैं तो यहीं हूँ 4-5 साल एटलीस्ट, तो धीरे धीरे घूमूंगा कंट्रीज़। तो इसलिए आपको 1-2 साल का पेशेंस चाहिए। जाते से ही जैसे बताया इम्पॉर्टेंट है वहाँ का नेटवर्किंग करना, आप लोगों से मिलो वहाँ पे, लोकल भी और इंडियंस भी, आपकी कंट्री के लोग से भी मिलना ज़रूरी है। और थर्ड पे बहुत ज़रूरी है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अगर आपको अपनी कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रही, यू बी फ्लेक्सिबल टू स्विच द कंपनी ऑल्सो। और ऐसा लगता है कि जर्मनी में कम अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है, तो यू कैन स्विच द कंट्री ऑल्सो। बाजू वाली कंट्री में लग्जमबर्ग है, देयर मेनी अपॉर्चुनिटी देयर, या कहीं पे भी यू कैन स्टार्ट वर्किंग देयर इन अनदर कंट्री इन अनदर कंपनी। फोर्थ पे मेक श्योर यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। लेस से आप अगले 5 साल में 5 कंपनी में काम करते हो, देन मेक श्योर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, बिकॉज व्हेन यू विल अप्लाई फॉर सिटीजनशिप यू शुड हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कि कौन सी कंपनी में कितने साल काम किया, एक्सपीरियंस लेटर क्या है, सैलरी स्लिप्स सारी आपको अरेंज करके रखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे आप रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप मेक श्योर यू मेक अ प्रॉपर फाइल ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर स्टेइंग देयर। एंड लास्टली यू माइट रिक्वायर्ड अ लॉयर, जो भी वहाँ पे रेसिडेंसी से सिटीजनशिप में कन्वर्ट करता है उसको लॉयर की, इमिग्रेशन लॉयर की ज़रूरत पड़ती है इसे। तो यू विल रिक्वायर प्रोफेशनल हेल्प इन दिस केस व्हेन यू नीड। जब आपने डिसाइड कर लिया कि हो गया आई एम एलिजिबल, मुझे यहाँ 5 साल 7 साल हो गए, आई नो द लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ यू आर एबल टू क्लियर दैट तो आपका लॉयर विल फाइल योर papers for your passport. So make sure all this is sorted and then you decide कि हाँ अब this is the right time. एंड बिफोर यू डिसाइड टू सेटल, अपन ने बात किया क्या क्या यू हैव टू कीप इन माइंड, कौन कौन सी कंट्रीज़ के ऑप्शन इज़ द बेस्ट देयर। वैसे तो और भी कंट्रीज़ है विच यू कैन थिंक ऑफ सेटलिंग। इंडिया से यू कैन गो टू स्पेन, यू कैन इवन गो टू नॉर्वे में बहुत लोग जाते हैं क्योंकि नॉर्वे में ऑयल निकलता है, ऑयल से की जॉब्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। लिथुएनिया, पोलैंड में काफ़ी इंडियंस हैं। उसके नीचे आते हैं तो क्रोएशिया में दे आर मेनी इंडियंस हु आर वर्किंग देयर। तो इसलिए कंट्रीज़ आर मेनी, बट यू हैव टू थिंक कि कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट फॉर यू, आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। और फिर अगर फ्यूचर में सिटीजनशिप का सोच रहे हैं दैन ऑल्सो यू हैव टू थिंक कि अच्छा इस कंट्री में इट्स फास्टर टू गेट सिटीजनशिप, तो उस कंट्री में आप की प्रेफरेंस होनी चाहिए। सो आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू इन लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग। अगर सेटल होने का सोच रहे हैं, वहाँ पे जॉब स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, देन देयर आर मेनी थिंग्स विच यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ। इस वीडियो में वो सब बात करी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिजिटल नॉमेड वीज़ा के बारे में। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं वीज़ा से रिलेटेड। और इफ़ यू वांट टू हेल्प, इफ़ यू वांट प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, और यहाँ के वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो। आई विल सेंड यू माई इंस्टाग्राम लिंक ऑन देयर, देन यू कैन कनेक्ट ऑन मी। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में वेयर विल डिस्कस अवर डिजिटल नॉमेड वीज़ा।